अच्छा जी, अब ये है हमारे पास सवाल नंबर 15। ठीक है जी। और इसकी भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। और इससे पहले कि हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं, पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या किया कि इनके कोफिशिएंट जैसे उसके लिख लिए, एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट 1 आ गया, एक्स पावर 2 का कोफिशिएंट -3 आ गया, एक्स वाला कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 4। तो इन सारे कोफिशिएंट्स को हमने सिंथेटिक डिवीजन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये देखें ज़रा, ये सारे ऊपर कोफिशिएंट ये आ गए। अच्छा, उसके बाद -1 के साथ हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन किया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया, -1 आ जाएगा। उसके बाद इनको हमने जो है वो ऐड किया तो -4 आ गया। अब इस -4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये वाला, तो ये 4 आ जाएगा। इनको ऐड किया तो फिर 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा हम इसके साथ लिख देंगे। तो -4 लिख दिया और ये फाइनल दोनों को ऐड किया तो 0 हो गया। जब ये 0 हो जाएगा इट मीन्स हमारी सिंथेटिक डिवीजन ठीक हुई है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल थी पावर 3 में, अब वो रिड्यूस हो गई है। जो ये वाली वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगी, और ये एक्स के साथ आ जाएगी दूसरी वैल्यू, और ये वैल्यू है ये कांस्टेंट एक्स पावर 0। ठीक है, ये एक्स पावर 0 के साथ आ जाएगी। एक्स पावर 0 मतलब कोई कांस्टेंट है। तो ये देखें ज़रा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4x ये आ गया। और ये कांस्टेंट है, इसको एक्स पावर 0 से, ये तो बेसिकली 1 ही है ना, तो 4 इंटू 1 और 4 वो ये आ गया। और ये जो x -1 था ये बेसिकली इस तरीके से x इक्वल टू -1, तो 1 को उठा के दे ले आए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 1 ये आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारी पॉलिनोमियल जो क्यूब में थी वो रिड्यूस होके ये रह गई। और जो ये वाली टर्म थी इसको उन्होंने इस तरीके से स्केयर की फॉर्म में लिख दी, क्योंकि इसका स्केयर बन रहा था। अच्छा, अब देखें आगे हम इसकी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसको इस तरीके से लिख लिया। अभी भी इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा उठा लें यहाँ से और ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए। अब इसमें देखें ये वाली टर्म क्योंकि इसकी पावर 2 थी, इसीलिए जब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो जो इसकी पावर 1 है वो तो एक दफ़ा आ गया, जिसकी पावर 2 है तो उसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख दिया, अगली दफ़ा फिर वही टर्म लिख दी, लेकिन उसकी पावर देखें 2 कर दी। अगर इसकी पावर 3 होती तो हम यहाँ पे एक और टर्म लिखते डी, अगर ऐसा होता तो, और इसके फ्रैक्शन में हम लिखते x-2 और इसकी पावर ऐसे करके 3। अगर ऐसा होता तो हम लिखते, लेकिन क्योंकि अब ऐसा है नहीं है तो ये तो खैर ख़त्म हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन 1 आ गई। बाकी जो प्रोसीजर है जैसे हम पिछले सवाल में पढ़े थे उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू को इसके दोनों तरफ, तो ये जो इक्वेशन 1 है ये रिड्यूस होकर हमारे पास ये रह जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं वो बड़ा ख्याल से करने हैं, कि हम सिर्फ ना लीनियर टर्म जो ये वाली है और जो ये वाली है इनको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे ये 0 को इक्वल रखा, वहाँ से x की वैल्यू -1 आके इसको इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस किया, और ये सारा वही सिंप्लीफिकेशन है जैसे पिछले सवालों में आप करते आए हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी तरीके से ये जो दूसरी वैल्यू थी x-2, आपने इसको यहाँ पे यूज़ किया और इसको उसी तरीके से x इक्वल टू 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस किया, तो सिंप्लीफाई होके आपके पास वैल्यू आ गई है c इक्वल टू 2। अच्छा, अब जो स्केयर वाली है उसको हम इस तरीके से, जैसे कि इन दोनों को हमने किया है, हम वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है ना अलहदा से प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसमें जो है इक्वेशन नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करते हैं। तो उसको देखते हैं अब कैसे होगा। अच्छा जी, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया।
सिंप्लीफाई क्या किया कि अगर कोई मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज़ तो उनको मल्टीप्लाई कर दिए, और जो स्केयर था उसका स्केयर ओपन कर दिए, सारी वो इक्वेशन नंबर 2 जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मज़ीद आगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से आपने एक्स स्केयर कॉमन ले लिया। इसी तरीके से ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट के प्रोसीजर में जैसे आप करते हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन सारों से हमने एक्स कॉमन ले लिया। और इसी तरीके से बाकी वैल्यू से, जैसे ये वाली है और ये है और ये क्योंकि कांस्टेंट है इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज को उठा के अलग एक कम्बिनेशन बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर किया है तो स्केयर वाली को देखें, यहाँ पे स्केयर वाली ये टर्म है, इधर स्केयर वाली कोई टर्म नहीं है, लेफ्ट साइड पे कोई स्केयर वाली टर्म नहीं है। तो जब आप स्केयर वाली को कंपैरिजन में करेंगे, देखें इसके लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा और राइट साइड पे ये आ गया। अच्छा, मज़ीद आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास b की वैल्यू नहीं थी, इस a की इक्वेशन से ही हमारा काम हो गया। यहाँ पे हम a की वैल्यू लगा देंगे, ये जैसे कि a की वैल्यू लगाइए, a की वैल्यू लगाइए, उसको सिंप्लीफाई किया तो b की वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू आ गई है तो हमें इसको कंपेयर नहीं करना पड़ा, अदरवाइज़ हमें इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करना पड़ा था, तो हमारे पास 1 इक्वल टू दिस आना था और इसको कंपेयर करना पड़ना था इससे। अभी खैर ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही क्वेश्चन से काम हो गया, तीनों के आंसर हमारे पास आ गए। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमने ये वैल्यूज़ लगा दी हैं। उसमें वैल्यूज़ लगाने के बाद ये हमारा जो क्वेश्चन था ये सिंप्लीफाई होके देखें, ए ओवर दिस, बी ओवर दिस, सी ओवर दिस। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/3 -1/3 कोफिशिएंट्स हैं, ये बाहर आ गए। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, log ऑफ दिस आ जाएगा, इसका भी log ऑफ दिस आ जाएगा। ये जो तीसरा वाला पार्ट है इसमें 2 कांस्टेंट था वो बाहर चला गया, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन क्योंकि पावर 2 है तो हम ऊपर नहीं ढूंढेंगे, हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे आगे ढूंढेंगे। ये पावर एक से ज़्यादा हो, अगर एक हो पावर जैसे कि पिछले दोनों फैक्टर्स में है, इसकी होल पावर 1 थी और इसकी भी होल पावर 1 थी, तो हमने इसके डेरिवेटिव ऊपर ढूंढे। इस वाले केस में पावर 1 नहीं थी इसलिए मैं इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ऊपर जाकर पावर -1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे ढूंढेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 है जो कि यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, तो ये -2 + 1 करेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई -1। बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन तो आपको पता ही है। अच्छा, अब इसके जो पहले दो फैक्टर्स हैं ये वाले, इनकी जब आपने इंटीग्रेशन की है तो दोनों में से 1/3 कॉमन आ गया और ये log वाली वैल्यूज थी। तो log वाले केस में क्या होता है, अगर माइनस हो रही हो तो log भी कॉमन आ जाता है और वैल्यूज डिवाइड हो जाती हैं। तो इन दोनों को, ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई, ये माइनस के बाद वाली है ये नीचे चली गई, तो यही आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद हम ट्राई करेंगे, ये हमारा सवाल नंबर 22 है। इसमें भी देखें डायरेक्टली इंडिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको a⁻³ + b⁻³ का फॉर्मूला लगा के इस तरीके से एक्सपेंड किया है और इतने पोर्शन की हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है। अब इसमें देखिए, हम पहली वाली वैल्यू तो ए वो दिशा रहेगा, जो दूसरी वाली वैल्यू वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं bx + c की फॉर्म में। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया और उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये रह जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो a के नीचे डिनोमिनेटर में x+2 है, इसको तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, वहाँ से x = -2 आ जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा के सिंप्लीफाई किया तो करते कराते हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। अब बाकी b और c की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम
इसको ज़ीरो के ऊपर रख के सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमें सिर्फ लीनियर फैक्टर को करना होता है, लीनियर सिर्फ यही था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से क्या किया, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास सिंप्लीफाई की ये इक्वेशन आ गई। और बाकी उसी तरीके से आपने एक्स के कॉमन लिया, फिर एक्स कॉमन लिया और जो कॉन्स्टेंट्स उनको अलग कर लिया। ये सारा करने के बाद अब जब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगी। एक यहाँ से इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। यहाँ से आ जाएगी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर एक्स वाली भी कोई टर्म नहीं है। और जो कांस्टेंट टर्म अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 4a + 2c = 12 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये एक्स स्क्वायर वाली को कंपेयर किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो a की वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे तो सिंप्लीफाई के आसानी से b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये x वाली को कंपेयर किया है तो b की वैल्यू भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं आप, और c की वैल्यू, a की वैल्यू सॉरी, a और b की वैल्यू आप यहाँ पे लगा दो, सिंप्लीफाई होकर c की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पर c की वैल्यू ये निकाली है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन है कांस्टेंट वाली, उसको भी आप कंपेयर करके तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। सारी की सारी वैल्यू ये इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे, ए ओवर दिस बी एक्स प्लस सी, ये ओवर दिस आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। इसकी इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगी, ऊपर 1 पड़ा तो log ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ पे x के ऊपर उसको अलहदा कर दिए, माइनस इसका बाहर चला गया और 4 के ऊपर अलहदा कर दिए। x के लिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे तो 2x आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव -2 जो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये देखें, पहले तो ये x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और अगले स्टेप में ये देखें 2 ऐड भी कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इस वाले को भी हमने चेंज कुछ नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिए। क्यों रहने दी है, इसकी रीज़न अभी आपको पता चलती है। यहाँ पे ये जो हमारे पास इतना वैल्यू है, ये बेसिकली 2x - 2 नीचे वाली का ना डेरिवेटिव है, तो इसको हमने अलहदा कर दिया यहाँ पे। और ये जो +2 था, इसको हमने यहाँ पे अलहदा कर दिया, ठीक है। ये इसका 2 बाहर चला गया, साथ में ये -1/2 ये वाला, और ये सारा फंक्शन जो नीचे लिखा हुआ है ये वो वाला, और ये सारा वैल्यू था 4/this, ये इधर आ गया, ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो देखिए अंदर आपके पास ये -1 था और ये +4 था, तो ये आपके पास 3 रह गया। और फिर इसका हमने कंप्लीटिंग स्केयर कर दिए। इसका जब स्केयर कंप्लीट किया तो हमारे पास ये आ गया x-1 उसका होल स्केयर प्लस √3 का स्केयर। अब ये हमारे पास ना वो टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ये 3 एज इट इज़, और 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अगर लिखा हो 1/x² प्लस a² dx, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ये वाला फॉर्मूला हमने ऑपरेट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है तो ये स्क्वायर रूट ऊपर चला गया, बाकी वैल्यू एज इट इज आ गई, यही आंसर है हमारे पास। अच्छा जी, ये सवाल नंबर 25 है। तो इसकी भी डायरेक्ट इंडिकेशन पॉसिबल नहीं थी, तो डायरेक्टली इसके देखें पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं। इधर इसकी पावर 2 थी, इसने इसको 2 टाइम्स लिख लिए, पहले में पावर 1 है, दूसरे में पावर 2, और ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो इसको हमने cx+d की फॉर्म में लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 बना ली। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ ये एक वैल्यू है जिसको आप इस तरीके से ना पुट
ज़ीरो करके और एक्स की वैल्यू करके क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ से सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ना बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके अलावा जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, जैसे ये वाली वैल्यू है स्केयर वाली है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये भी क्वाड्रेटिक है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसको इसलिए भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि b+2 ऑलरेडी है, वही वाली वैल्यू जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपके पास वही आंसर आना कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप करने के लिए सिंप्लीफाई आप क्या करोगे, उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद वो सारे उसी तरीके से कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स किए हैं, तो आपके पास ये x⁻³ को कोफिशिएंट को कंपेयर किया, ये इक्वेशन बन गई है। एक्स के की ये इक्वेशन है, एक्स वाला ये इक्वेशन है, और सिमिलरली आपके पास बन जाएगी इक्वेशन कांस्टेंट की। अब ये सिर्फ एक वैल्यू b की है आपके पास और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आपने बारी बारी इनके साथ यहाँ पे पुट करना है और आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं, ये b की वैल्यू इन दोनों जगहों पे लगा दें, तो आपके पास a c और d रह जाएगा। उधर से किसी तरीके से d को कैंसिल कर दें तो ac आ जाएगा। ओ ए सी और इस वाली ए सी को आपस में आप कर सकते हैं। खैर अभी इसकी एक ही क्वेश्चन तो हमारे पास नेक्स्ट भी मौजूद है, ये देखें ज़रा। कांस्टेंट को कंपेयर किए तो हमारे पास ये वाली क्वेश्चन आ गई। अब इस क्वेश्चन का नाम ये क्वेश्चन 6 आ गया है। 5 और 6 को उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया, एक मिनट जी जी, एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट किया इस तरीके से, तो सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या हुआ है, ए भी कैंसिल हो गया, सॉरी 5 और 4 को, 6 नहीं। पहले मैं आपको दोनों इक्वेशन दिखा दूँ पहले एक दफ़ा। ये वाली, ये इक्वेशन 4 थी और ये इक्वेशन 5 थी। इसमें देखें ए के कोफिशिएंट्स और बी के कोफिशिएंट और सी के कोफिशिएंट सेम है, तो सिर्फ डी का डिफरेंट था। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को कंपेयर किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो सिंप्लीफाई कर डी की वैल्यू आ गई। अब ए और डी की वैल्यूज ना आपने पुट द वैल्यूज ऑफ बी एंड डी, सॉरी इन इक्वेशन 4 में लगाई है, तो वहाँ से सिंप्लीफाई हो गया आपके पास ना ए की वैल्यू आ गई। ये जो 6 थी, सॉरी इसमें आपने, हाँ ये वैल्यू लगा दें बी और डी की, यहाँ पे बी की वैल्यू लगा दी, डी की, तो वहाँ से ए की वैल्यू आ गई। ये ए की वैल्यू ने क्वेश्चन नंबर 3 में लगाई है, तो वहाँ से सी की वैल्यू आ गई है। ये सारी वैल्यूज आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लगा दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। अब इसकी इंटीग्रेशन में देखें ज़रा, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली ऊपर लॉग आ जाएगा इस तरीके से। इसकी इंटीग्रेशन के लिए पहले तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, (-2) हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव हम आगे बनाएंगे, जैसे ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बनाया है, तो वो n+1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होकर ये हो जाएगा। इन दोनों का मसला बन रहा था, तो ये 2x-1 था, तो हमारे पास डेरिवेटिव 2x+1 होना चाहिए था ऊपर, तो क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट 2x+1 अलहदा कर दिया, ये +1 इसके साथ, और ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए था, इस तरीके से आप कह लेंगे, ये माइनस था, एक प्लस की एक माइनस की है, तो खैर ये प्लस वाला और ये 2x, इसको उठा के हमने इधर शिफ्ट कर दिए क्योंकि हमें प्लस वाला चाहिए था, और जो दोनों माइनस वाले हैं उनको ऐड करेंगे -2, तो उसको आपने यहाँ पे नीचे वाले के साथ ये लिख दिए। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया, इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे लॉग आ जाएगा, और इसका जब करेंगे उसी तरीके से हमने कंपेयरिंग वो स्केयर कंप्लीट करेंगे, ताकि वो कोई टेंजेंट का फॉर्मूला वहाँ पे बन जाए। तो लकीली इसका जब स्केयर कंप्लीट किया है तो करते करते आपके पास ये आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से ये 2 एज इट इज़, और ये 1/a, ये a की वैल्यू आ गई, टेंजेंट इनवर्स ये पूरा का पूरा x ओवर ये a आ जाएगा, x/a+c, और यही आंसर है। मज़ीद अगर इसमें कुछ हो सकता है तो इन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं, उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और तो कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है जी, यही आंसर है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये किया अभी हमने, और इसका एक सवाल रह गया, ये वाला,
क्वेश्चन नंबर 31, ये आपने खुद ट्राई करना है। ठीक हो गया? इसकी लाइक सॉल्व करने के बाद आप उसको तस्वीर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें कि वे आपने कर लिए। ठीक हो गया? तो आज का यही काम था, और ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सेकेंड ईयर का स्मार्ट सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग यही सवाल हमने करने थे। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।